तो चलिए आज बात करते हैं निवेश के कुछ बहुत ही जरूरी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये विलियम बर्नस्टीन के काम पर आधारित हैं और ये एक ऐसी मजबूत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे जो बाजार के हर उतार चढ़ाव में टिकी रह सके। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बड़े ही अजीब विरोधाभास से करते हैं, जिसे द ग्रेट इन्वेस्टर पैराडॉक्स भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देखिए, शेयर बाजार तो समय के साथ ऊपर ही जाता है ना? लेकिन ज्यादातर निवेशक उसमें पैसा बनाने की जगह गंवा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर शेयर बाजार पैसा बनाने के लिए इतनी कमाल की मशीन है, तो फिर इतने सारे लोग यहां आकर अपना पैसा डुबो क्यों देते हैं? इस पूरी चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है मार्केट का पोटेंशियल रिटर्न, जो एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन की तरह है, और दूसरी तरफ है एक आम निवेशक का असल रिटर्न, जो बहुत कम है और ऊपर नीचे होता रहता है। इन दोनों के बीच का जो ये बड़ा सा गैप है ना, असली समस्या की जड़ यही है। तो ये फर्क आता कहां से है? असल में गलती बाजार की नहीं, हमारे अपने बर्ताव की है। जैसे ही बाजार गिरता है, हम घबराकर सब कुछ बेच देते हैं। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट ट्रेंड आता है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं, और जरा सा नुकसान होते ही हम अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, समाधान का जो पहला कदम है वो है रिस्क और रिवॉर्ड, यानी जोखिम और मुनाफे के रिश्ते को समझना। ज्यादा रिटर्न पाने की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है, चलिए इसी को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, रिस्क प्रीमियम। ये वो एक्स्ट्रा रिटर्न है जो स्टॉक, सरकारी बॉन्ड जैसी सेफ चीजों के मुकाबले देते हैं। कह सकते हैं कि ये उन निवेशकों के लिए एक इनाम है जो बाजार के उतार चढ़ाव और अनिश्चितता को झेलने की हिम्मत रखते हैं। अगर हम लंबे समय का डेटा देखें तो रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क रहा है। स्टॉक्स ने औसतन 8 से 10% का सालाना रिटर्न दिया है, जबकि बॉन्ड्स ने सिर्फ 3 से 5% और कैश ने तो बस 1 से 3%। अब आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्टॉक्स इतने आकर्षक क्यों माने जाते हैं। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां रिटर्न ज्यादा है, वहां जोखिम भी सबसे ज्यादा है। जब बाजार तेजी से गिरता है, जिसे बेयर मार्केट कहते हैं, तो स्टॉक्स में 30 से 50% तक का भारी नुकसान भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बॉन्ड्स और कैश में यह नुकसान या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो एक बात साफ है, बाजार का ये उतार चढ़ाव कोई जुर्माना नहीं है। ये तो बस ऊंचे रिटर्न वाले शो में एंट्री के लिए टिकट की कीमत है, और ये कीमत चुकाए बिना अच्छी ग्रोथ की उम्मीद करना बेमानी है। तो सवाल ये है कि इस जोखिम से बचने के लिए हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं? हमारे पास दो सबसे ताकतवर औजार हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा है मार्केट एफिशिएंसी का सिद्धांत। चलिए पहले डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाने की बजाय उसे अलग अलग एसेट्स में बांट देना। इससे होता यह है कि अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट खराब भी करता है, तो पूरे पोर्टफोलियो पर उसका असर बहुत कम हो जाता है। जरा सोचिए, अगर सारा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में लगा हो तो जोखिम कितना ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही कई सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में आते हैं, जोखिम कम हो जाता है। और जब स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे अलग अलग तरह के एसेट्स को मिला दिया जाता है, तो जोखिम और भी संतुलित हो जाता है और निवेश का सफर काफी आसान हो जाता है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि बाजार हम सबसे ज्यादा होशियार है। यहां दो तरह के लोग हैं। एक है जुआरी, जो हमेशा जीतने वाले स्टॉक को ढूंढता है और मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है, और दूसरा है प्लानर, जो पूरे बाजार में ही निवेश कर देता है और अनुशासन बनाए रखता है। सच तो यह है कि बाजार को मात देने की कोशिश करना एक हार का खेल है। जीतने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि कम लागत वाले इंडेक्स फंड के जरिए पूरे बाजार को ही खरीद लिया जाए। और अब हम उस एक फैसले पर पहुंचते हैं जो किसी भी निवेशक की सफलता में सबसे बड़ा रोल निभाता है, और वो है एसेट एलोकेशन, यानी अपना पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश जैसी अलग अलग चीजों में किस अनुपात में बांटना है। 90% से भी ज्यादा। जी हां, रिसर्च यही बताती है कि किसी भी पोर्टफोलियो का 90% से ज्यादा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ एसेट एलोकेशन से तय होता है। ये सही स्टॉक चुनने या मार्केट टाइमिंग से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो ये एसेट एलोकेशन दिखता कैसा है? ये एक उदाहरण है कंजर्वेटिव मिक्स का। इसमें 70% बॉन्ड्स और 30% स्टॉक्स हैं।
ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहते और कम जोखिम लेना पसंद करते हैं। फिर आता है मॉडरेट मिक्स। इसमें 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स होते हैं। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का एक अच्छा मिश्रण है और ज्यादातर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये काफी सही रहता है। और ये है एक अग्रेसिव मिक्स, 90% स्टॉक्स और सिर्फ 10% बॉन्ड्स। ये पोर्टफोलियो पूरी तरह से ग्रोथ पर फोकस करता है। इसमें रिटर्न की उम्मीद तो ज्यादा होती है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसमें उतार चढ़ाव भी उतना ही ज्यादा होता है। तो फिर सवाल ये है कि इन सब में से सबसे अच्छा मिक्स कौन सा है? जवाब बहुत ही सीधा है। सबसे अच्छा मिक्स वो है जिसके साथ कोई भी निवेशक बाजार की एक बड़ी गिरावट के दौरान भी चैन से रह सके और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रह सके। सही एलोकेशन पूरी तरह से एक व्यक्तिगत चीज है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि असली लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है। निवेश की असली चुनौती बाजार को हराने में नहीं है, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। ये एक दिमागी खेल है, एक इनर गेम। एक निवेशक की असली चुनौती ये सब नहीं है कि सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है, या बाजार में पैसा डालने का सही समय क्या है, या फिर अर्थव्यवस्था आगे कैसी रहेगी। ये सब गलत सवाल हैं जो ज्यादातर लोगों को रास्ते से भटका देते हैं। असली चुनौती तो ये है जोखिम को ठीक से समझना, एक तर्कसंगत और अपनी जरूरतों के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना, और सबसे जरूरी मुश्किल से मुश्किल समय में भी उस पर डटे रहना। आखिर में सफलता सिर्फ अनुशासन, अच्छी योजना और अपने व्यवहार को कंट्रोल करने से ही मिलती है। और हम विलियम बर्नस्टीन के इसी शानदार विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। सफल निवेश करना सरल है, लेकिन आसान नहीं है। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी तो बहुत सीधी सादी है, पर उसे हकीकत में लागू करने के लिए जो धैर्य और दिमागी अनुशासन चाहिए, वही असली चुनौती है। मार्केट है ना, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा है। कभी आपको एकदम ऊपर जोश की ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो कभी सीधा नीचे निराशा की गहराइयों में। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सारी उथल पुथल, ये केओस असल में एक जाने पहचाने पैटर्न को फॉलो करता हो। आज हम उसी कभी न टूटने वाले साइकिल, उसी चक्र को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से बाजारों को चलाता आ रहा है। तो सवाल यह है कि हमेशा एक ही कहानी क्यों दोहराई जाती है? क्यों फाइनेंशियल मार्केट्स बार बार क्रैश होते हैं? देखिए, इसका जवाब ना उन चार्ट्स और नंबर्स में नहीं है जिन्हें हम दिन भर देखते रहते हैं। नहीं, इसका जवाब हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा है। देखिए, मार्केट्स कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाते। वो एक साइकिल, एक चक्र को फॉलो करते हैं। ये एक ऐसा रिदमिक पैटर्न है जो सदियों से, जी हां, सदियों से दोहराया जा रहा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल गई हो। और ये जो साइकिल है ना, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। सब कुछ शुरू होता है उम्मीद से, आशावाद से, एक फीलिंग कि हाँ, अब सब कुछ मुमकिन है। फिर यही उम्मीद धीरे धीरे सट्टेबाजी में बदल जाती है, जहां लॉजिक पीछे छूट जाता है और लालच हावी हो जाता है। फिर आता है जोश का वो पीक, वो यूफोरिया, जहां हर किसी को लगता है कि वो इनविंसिबल है, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन फिर आता है क्रैश, जो सीधे गहरी निराशा में ले जाता है, और फिर बहुत धीरे धीरे रिकवरी की शुरुआत होती है। असल में ये इंसानी साइकोलॉजी ही है जो इस पूरे चक्र को घुमाती है। तो चलिए, इस साइकिल के पहले एक्सट्रीम, मतलब सबसे ऊपरी हिस्से को जरा जूम इन करके देखते हैं। मार्केट बबल। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पार्टी है जो अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। म्यूजिक बहुत तेज बज रहा है और कोई भी घर नहीं जाना चाहता। एक बबल के जो संकेत होते हैं ना, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। लोग एक बहुत ही खतरनाक लाइन बोलना शुरू कर देते हैं, दिस टाइम इज डिफरेंट। इस बार बात अलग है। बाजार में पैसा और लोन बहुत आसानी से मिलने लगता है, और अचानक से हर कोई, मतलब पान वाले से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक, आपको स्टॉक टिप्स देने लगता है। वैल्यूएशन का तो पूछे ही मत, वो हकीकत से कोसों दूर ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। इतिहास ऐसी चेतावनियों से भरा पड़ा है। 1720 का साउथ सी बबल याद है। एक ब्रिटिश कंपनी ने बड़े बड़े मुनाफे का वादा किया, और बस एक ऐसी दीवानगी फैली कि आखिर में अनगिनत इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए। फिर जरा आगे आते हैं 1920 के दशक में, जिसे रोरिंग ट्वेंटीज कहा जाता है। नई टेक्नोलॉजी और उधार के पैसे ने एक ऐसी शानदार पार्टी को हवा दी जिसका अंत हुआ 1929 के महाक्रैश के साथ, और इस क्रैश ने पूरी दुनिया को एक दशक लंबे डिप्रेशन में ढकेल दिया। और फिर 1970 के दशक में निफ्टी 50 का जमाना आया।
इन्वेस्टर्स को ये यकीन हो गया था कि कुछ ब्लू चिप कंपनियां इतनी सॉलिड हैं, इतनी अच्छी हैं कि उनके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। लेकिन उन्हें एक बहुत महंगा सबक मिला जब यही कभी ना हारने वाले शेयर्स अगले दशक में बुरी तरह पिट गए। और 1980 के दशक का जापानी बबल, रे उसके साइज की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा सोच कर देखिए, एक वक्त था जब अकेले टोक्यो शहर की जमीन की कीमत पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के रियल एस्टेट से ज्यादा थी। मतलब ये था पागलपन का लेवल। तो ये सब कुछ आखिर में दो बहुत ही पावरफुल इमोशंस पर आकर टिक जाता है, लालच और डर। जब मार्केट टॉप पर होता है तो लालच कानों में फुसफुसाता है, अरे इस बार बात अलग है। और जब सब कुछ ढह जाता है तो डर चीखता है, अब ये कभी ठीक नहीं होगा। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, मार्केट क्रैश। ये उस बबल वाली पार्टी के बाद का जबरदस्त हैंगओवर है। एक ऐसा दौर जिसमें चारों तरफ सिर्फ डर और निराशा होती है और हर कोई बस बाहर निकलना चाहता है। मार्केट के बॉटम के जो संकेत होते हैं वो बबल से एकदम उल्टे होते हैं। हवा में गहरी निराशा छाई होती है, मीडिया में हर तरफ आर्थिक तबाही की भविष्यवाणियां चल रही होती हैं, वैल्यूएशन इतने कम हो जाते हैं कि लगता है सब कुछ कौड़ियों के दाम मिल रहा है, और इन्वेस्टर्स डर के मारे अपना सब कुछ बेच देते हैं, और वो भी अक्सर सबसे गलत, सबसे खराब समय पर। लेकिन मजे की बात देखिए, इतिहास हमें सिखाता है कि सबसे ज्यादा निराशा के पल ही अक्सर सबसे बेहतरीन मौके होते हैं। सोचिए 1932 के बारे में, जब ग्रेट डिप्रेशन के बाद स्टॉक्स लगभग कबाड़ हो गए थे, या 1970 के दशक के बारे में जब महंगाई आसमान छू रही थी। यही वो पल थे जब एक शानदार रिकवरी की नींव रखी गई थी। तो फिर सवाल ये है कि इस पागलपन के बीच सही रास्ता कैसे निकाला जाए? देखिए, इसका सीक्रेट भविष्य बताने की कोशिश करना नहीं है। किसी क्रिस्टल बॉल से कुछ नहीं होगा। सीक्रेट है इतिहास और वैल्यूएशन जैसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स, यानी सदाबहार सिद्धांतों को समझना। और यहीं पर सबसे जरूरी सबक आता है, शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा। आप जो कीमत चुकाते हैं वही आपके भविष्य के रिटर्न तय करती है। अगर आप ऊंची कीमत पर खरीदेंगे तो भविष्य में कम रिटर्न के लिए तैयार रहिए, और अगर आप कम कीमत पर खरीदेंगे तो भविष्य में ज्यादा रिटर्न के लिए तैयार रहिए। ये इतना सिंपल है, लेकिन फिर भी लोग इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर ले आती है। अगर ये पैटर्न इतना साफ है तो फिर ज्यादातर इन्वेस्टर्स फेल क्यों हो जाते हैं? वो बार बार महंगी चीज खरीदकर सस्ती क्यों बेचते हैं? इसका जवाब छुपा है 3 बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, यानी मनोवैज्ञानिक जालों में। पहला है इमोशनल फैसले। हमारा दिमाग लॉजिक के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बना है, और मार्केट में लालच और डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दूसरा है रीसेंसी बायस, मतलब हमें लगता है कि जो अभी हो रहा है वो हमेशा होता रहेगा। और तीसरा, सोशल प्रेशर का भारी बोझ। जब सब खरीद रहे हों तब बेचना, और जब सब बेच रहे हों तब खरीदना बहुत अकेला और बेवकूफ़ी भरा लगता है ना? तो इन सब बातों से हमें सीखना क्या है? पहली चीज़, ये मान लीजिए कि क्रैश नॉर्मल है और वो होकर रहेंगे। दूसरी बात, जो मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा है उसके पीछे मत भागिए, चाहे कितना भी मन करे। इसके बजाय जब मार्केट डाउन हो तब डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि असली मौके वहीं बनते हैं। अपना ध्यान शॉर्ट टर्म के शोर शराबे से हटाकर लॉन्ग टर्म रिटर्न पर लगाइए। और हाँ, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा बनाकर रखिए जो आपको हर तूफान से बचाने में मदद करेगा। विलियम बर्नस्टीन ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से कहा है, मार्केट की हिस्ट्री पढ़ने का मकसद भविष्य बताना नहीं है, बल्कि वही पुरानी गलतियां दोहराने से बचना है। अगला साइकिल तो आना ही है, वो आएगा जरूर। सवाल सिर्फ एक है, जब वो आएगा तो क्या भीड़ के पीछे चला जाएगा, या फिर इतिहास से मिले इन सबकों के साथ तैयारी करके रखी जाएगी? नमस्कार। शेयर बाजार में कामयाबी का असली राज क्या है? क्या यह सबसे तेज दिमाग होना है, या फिर हर खबर पर नजर रखना? शायद नहीं। आज हम बर्नस्टीन के काम को समझेंगे और जानेंगे कि निवेश में जीनियस होने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को समझना, और कैसे हमारा अपना बर्ताव ही हमारी कामयाबी या नाकामी तय करता है। तो चलिए एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसकी सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? क्या वो बाजार का गिरना है, या फिर इकोनॉमी की हालत, या फिर कुछ ऐसा है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते? और जवाब शायद आपको चौंका दे। सबसे बड़ा खतरा बाजार नहीं, बल्कि निवेशक खुद होता है।
जरा सोचिए इस बारे में। इसका मतलब यह है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के डर और लालच से है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही जानेंगे कि क्यों इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे होशियार होना ही जीत की गारंटी नहीं है। तो बर्नस्टीन का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि लंबे समय में आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये आपका आईक्यू या फाइनेंस का ज्ञान तय नहीं करता, बल्कि ये तय करता है कि आप अपनी भावनाओं पर कितना काबू रख पाते हैं। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े बुद्धिमान निवेशक भी डर और लालच के एक झोंके में बहकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। अब बात करते हैं उस इमोशनल रोलर कोस्टर की, जिस पर ज्यादातर निवेशक जाने अनजाने में सवार हो जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो बार बार हर पीढ़ी में दोहराया जाता है और अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। ये स्लाइड उस पूरे चक्र को दिखाती है। कभी सोचा है ये कैसा महसूस होता है? देखिए, कहानी शुरू होती है आशावाद से, जब बाजार ऊपर जा रहा होता है। ये आशावाद जल्द ही जोश और उत्साह में बदल जाता है और फिर एक ऐसे पागलपन में जहां लगता है कि कीमतें तो बस अब ऊपर ही जाएंगी। और फिर बाजार घूमता है। पहले चिंता होती है, फिर डर और आखिर में घोर निराशा, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और फिर इसी राख से उम्मीद और राहत की एक नई सुबह होती है। और इस पूरी इमोशनल जर्नी का नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा पैटर्न जो इन्वेस्टमेंट के हर नियम के खिलाफ है। निवेशक जोश में तब खरीदते हैं जब कीमतें आसमान पर होती हैं, और डर और निराशा में तब बेच देते हैं जब सब कुछ जमीन पर आ चुका होता है। यानी महंगा खरीदो, सस्ता बेचो। तो सवाल यह है कि आखिर होशियार लोग भी इस जाल में फंसते क्यों हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के कुछ बने बनाए ढर्रों में छिपा है, जिन्हें हम बायस या पूर्वाग्रह कहते हैं। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो हमसे अनजाने में गलतियां करवाती हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे ताकतवर है लॉस एवर्जन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि 1000 रुपये खोने का दुख 1000 रुपये कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होता है। और इसी तेज दर्द से बचने के लिए निवेशक बाजार गिरते ही घबराकर अपना सब कुछ बेच देते हैं। ये चार्ट इसी बात को साफ साफ दिखाता है। देखिए, फायदे से मिलने वाली खुशी का बार कितना छोटा है और उतने ही नुकसान से होने वाले दर्द का बार कितना बड़ा। यही असंतुलन है जो घबराहट में लिए गए फैसलों की असली जड़ है। अगला है हर्ड बिहेवियर, यानी भेड़ चाल। जब सब खरीद रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि यही सही है। भाई, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? और जब वही भीड़ बेचने लगती है तो हम भी घबराकर उनके पीछे हो लेते हैं। यही वो चीज है जो बाजार में बुलबुले बनाती है और छोटी मोटी गिरावट को एक बड़े क्रैश में बदल देती है। और फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ये मान लेना कि मैं तो बाजार से ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं सही स्टॉक चुन सकता हूं, मैं बाजार के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा लगा सकता हूं। ये सोच अक्सर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग और जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर करती है, जिसके नतीजे अक्सर खतरनाक होते हैं। तो इन सब दिमागी जालों का मिला जुला नतीजा क्या है? रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि एक औसत निवेशक का रिटर्न उन फंड्स के रिटर्न से भी कम होता है जिनमें वो पैसा लगाता है। और वजह? खराब टाइमिंग, जोश में सबसे ऊपर खरीदना और डर में सबसे नीचे बेचना। चलिए, अब सिर्फ समस्या की बात नहीं करते, समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन इमोशनल जालों से बचने के लिए कुछ बहुत मजबूत और प्रैक्टिकल तरीके हैं। इन्हें हम निवेशकों के लिए एक तरह की बिहेवियरल थेरेपी भी कह सकते हैं। तो सबसे जरूरी काम यह है कि हम अपनी भावनाओं को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखें। इसके 4 सीधे साधे तरीके हैं। 1. अपने निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए ताकि आप हर महीने बिना सोचे समझे पैसा लगाते रहें। 2. अपने पोर्टफोलियो को नियम से रीबैलेंस करें। इस पर हम अभी और बात करेंगे। 3. बाजार की दिन रात की खबरों के शोर से खुद को दूर रखें। और 4. एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसके उतार चढ़ाव के साथ आप रात को आराम से सो सकें। इनमें से रीबैलेंसिंग एक कमाल का टूल है। ये करता क्या है? मान लीजिए आपने तय किया कि 50% पैसा स्टॉक में और 50% बॉन्ड में रखेंगे। अब अगर स्टॉक मार्केट भागा और आपका पोर्टफोलियो 60% स्टॉक बन गया, तो रीबैलेंसिंग आपको कुछ स्टॉक बेचकर वापस 50-50 पर आने के लिए मजबूर करती है। यानी ये आपको वो करने पर मजबूर करती है जो हम कभी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहेंगे। जो चीज़ बढ़ गई है उसे बेचना और जो गिर गई है उसे खरीदना। तो इन सब रणनीतियों का निचोड़ क्या है? बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है।
सबसे बड़ा फायदा किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एक सिंपल और अनुशासित तरीके पर टिके रहने में है। और जैसा कि बर्नस्टीन खुद कहते हैं, होशियारी से ज्यादा अनुशासन मायने रखता है। एक सीधी सादी योजना जिसे आप हर हाल में निभा सकें, उस बहुत ही कॉम्प्लेक्स योजना से कहीं बेहतर है जिसे आप मुश्किल वक्त आते ही छोड़ दें। तो हम अपनी शुरुआती बात पर वापस आते हैं। एक निवेशक के दो दुश्मन हैं, एक तो बाजार और दूसरा वो खुद। और दोनों में से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन वो है जो हमें हर सुबह आईने में दिखता है। अपने बर्ताव पर काबू पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी जीत भी। और हम इस चर्चा को बर्नस्टीन के सबसे ताकतवर विचार के साथ खत्म करते हैं। हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न का वादा करे, बल्कि वो है जिसके साथ आप टिके रह सकें, खासकर तब जब टिके रहना सबसे मुश्किल हो। यही असली अनुशासन है और लंबे समय में यही कामयाबी की चाबी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि निवेश की दुनिया में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो किसी की भी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे कम कर सकती हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये ताकतें क्या हैं और सबसे जरूरी, इनसे बचने के तरीके क्या हैं। चलिए शुरुआत सीधे इस बड़े सवाल से करते हैं। जो पैसा हम इतनी मेहनत से निवेश करते हैं, वो आखिर किसके लिए काम कर रहा है? हमारे लिए या फिर किसी और के लिए? ये सवाल ही आज के हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री असल में एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह इसका भी एक ही मेन गोल होता है, जो जरूरी नहीं कि हमेशा एक निवेशक के गोल से मेल खाए। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की पावरफुल बात है जो लेखक विलियम बर्नस्टीन कहते हैं। पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का जो बर्ताव है ना, वो इसी एक लाइन से समझा जा सकता है। अगर हमें बस ये पता चल जाए कि किसको किस काम के लिए पैसा मिल रहा है, तो उनके सारे एक्शन अपने आप साफ हो जाते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये जो चीज है ना, यही सारी कहानी की जड़ है। इंटरेस्ट का सीधा सीधा टकराव। एक तरफ है हम निवेशक, जिनका मकसद है रिटर्न को बढ़ाना, खर्च कम से कम रखना और आराम से वेल्थ बनाना। और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री, जिसका मकसद है अपनी कमाई बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा फीस और कमीशन बनाना और अपने प्रोडक्ट्स बेचना। अब आप खुद देखिए, ये दोनों रास्ते तो अक्सर बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, ब्रोकर। ज्यादातर लोग उन्हें एक भरोसेमंद सलाहकार की तरह देखते हैं, लेकिन उनकी असली भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां एक निवेशक को लगता है कि ब्रोकर उनकी कामयाबी में एक पार्टनर है, असल में वो अक्सर एक सेल्स पर्सन होता है और उन्हें हर लेन-देन, हर खरीद बिक्री पर कमीशन मिलता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उनकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी ट्रेडिंग करवाई जा रही है। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? कुछ आम तरकीबें हैं, जैसे चर्निंग बार बार ट्रेड करवाते रहना, हॉट टिप्स देना ताकि ट्रेडिंग एक्टिविटी बनी रहे, और ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बेचना जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी स्ट्रैटेजीज ब्रोकर की जेब तो भरती हैं, लेकिन निवेशक के पोर्टफोलियो को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए अब दूसरे बड़े प्लेयर की तरफ चलते हैं, म्यूचुअल फंड। खास तौर पर वो फंड्स जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जाता है, जहां ये वादा होता है कि कोई एक्सपर्ट मैनेजर मार्केट से बेहतर रिटर्न दिलाएगा। आपने पक्का ऐसे विज्ञापन देखे होंगे, है ना, जहां किसी स्टार फंड मैनेजर का चेहरा चमक रहा होता है, जिसने पिछले साल कमाल के रिटर्न्स दिए हों। ये निवेशकों को खींचने का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। लेकिन यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। रिसर्च बार बार यही दिखाती है कि जो फंड आज का हीरो है, जरूरी नहीं कि वो कल भी हीरो रहेगा। असल में गर्मजोशी से ऐसे फंड्स के पीछे भागना अक्सर खराब रिटर्न पर ही खत्म होता है। देखिए, फंड कंपनियां मार्केटिंग की उस्ताद होती हैं। वो अपने बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स का ढिंढोरा पीटती हैं और जो फंड अच्छा नहीं कर रहे, उन्हें चुपचाप बंद कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि हमें लगता है सारे फंड्स अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ जिंदा बचे हुए या कामयाब फंड ही दिखते हैं। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। और तो और वो अपनी फीस को इतना घुमा फिरा कर पेश करते हैं कि समझना ही मुश्किल हो जाता है कि असल में कितना पैसा कट रहा है। तो ये एक्टिव मैनेजमेंट आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये फंड मैनेजर की कोशिश है कि वो सही स्टॉक चुनकर और मार्केट के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा लगाकर मार्केट को ही हरा दे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना?
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप फीस और सारे खर्चे निकाल देते हैं तो ज्यादातर मैनेजर ऐसा कर ही नहीं पाते। और ये हमें सबसे जरूरी पॉइंट पे लेकर आता है। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो है लागत यानी कॉस्ट्स का असर। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सालों की मेहनत और बचत से जमा हुई है। अब जरा ये देखिए, सिर्फ 2% की सालाना फीस, जो सुनने में कितनी छोटी लगती है ना? लेकिन लंबे समय में, मतलब दशकों में, ये छोटी सी फीस उस पोर्टफोलियो की वैल्यू को आधा या उससे भी ज्यादा खा सकती है। जी हाँ, आधी दौलत सिर्फ फीस में चली जा सकती है। कॉस्ट्स की कंपाउंडिंग पावर बहुत खतरनाक हो सकती है। तो असली बात क्या है? ये कि किसी फंड के भविष्य का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका उसका स्टार मैनेजर या पिछला रिटर्न नहीं है, बल्कि उसकी कॉस्ट है। कम लागत वाले फंड्स लगातार लंबे समय में ज्यादा लागत वाले फंड्स को मात देते हैं। तो इन सब मुश्किलों के बाद सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? अच्छी खबर ये है कि एक बहुत ही सीधी और असरदार डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मौजूद है। और वो स्ट्रैटेजी है कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स का इस्तेमाल। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि सादगी में ही असली ताकत है। इंडेक्स फंड्स में फीस ना के बराबर होती है, पोर्टफोलियो में ज्यादा खरीद बिक्री नहीं होती और किसी एक मैनेजर के गलत फैसलों का कोई खतरा नहीं होता। उनका बस एक ही काम है, पूरे बाजार का रिटर्न कम से कम खर्चे में हासिल करना। तो एक निवेशक के लिए बचाव की पूरी स्ट्रैटेजी इन 4 सिंपल स्टेप्स में आ जाती है। अपनी लागत कम से कम रखें, कमीशन वाली सलाह से दूर रहें, पोर्टफोलियो को सिंपल रखें और इंडेक्स फंड्स का इस्तेमाल करें। इंडस्ट्री के हितों के टकराव से खुद को बचाने का ये सबसे असरदार तरीका है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब ये सोचने का वक्त है कि अपना निवेश पोर्टफोलियो असल में किसके लिए काम कर रहा है। ये याद रखना जरूरी है कि इस सवाल का जवाब ही किसी के भी वित्तीय भविष्य की दिशा तय करेगा। तो चलिए आज निवेश की दुनिया के सारे शोर शराबे से दूर हटते हैं और एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही असरदार प्लेबुक तैयार करते हैं। मकसद बस इतना है कि निवेश को लेकर एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जो बिल्कुल साफ और आसान हो। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि एक प्लान होना क्यों जरूरी है। फिर हम अपने लक्ष्यों और जोखिम की नींव रखेंगे। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और उसे लागू करने का एक बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। और आखिर में हम उस मानसिकता को समझेंगे जो हमें लंबे समय में जीत दिलाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर निवेशक इसलिए फेल नहीं होते कि वो स्मार्ट नहीं हैं। नहीं, वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता। वो एक आर्किटेक्ट की तरह नहीं सोचते जो हर चीज नाप तौल कर बनाता है, बल्कि एक जुआरी की तरह बर्ताव करते हैं। तो यहाँ पर ना 2 तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है वो निवेशक जो भावनाओं में बह जाता है। बाजार थोड़ा गिरा तो घबरा गया, कोई नई चीज की हवा चली तो उसके पीछे भागने लगा। दूसरी तरफ है एक अनुशासित प्लानर जो अपने बनाए नियमों, धैर्य और अपने तय किए गए लक्ष्यों पर मजबूती से टिका रहता है। और देखिए, विलियम बर्नस्टीन ने इस पूरी बात का निचोड़ एक लाइन में कह दिया है। वो कहते हैं कि कामयाबी किसी चालाक तरकीब से नहीं मिलती, बल्कि एक अच्छी ठोस योजना पर लगातार टिके रहने से मिलती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारी अपनी ज़रूरतें क्या हैं और हम कितना जोखिम उठा सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। ये वो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल है जो हर निवेशक को अपने आप से पूछना चाहिए। इसका जवाब किसी की लाइफस्टाइल, रिटायरमेंट की उम्र और बचत की आदतों पर टिका होता है। और यही लक्ष्य है जो पूरी की पूरी योजना को दिशा देता है। अब ये स्लाइड जो है, ये बर्नस्टीन की एक बहुत ही कमाल की बात को दिखाती है कि अक्सर एक अच्छी सेविंग्स रेट यानी बचत की दर बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाने से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। मतलब सोचिए, जो इंसान 20% बचा रहा है, भले ही उसे ठीक ठाक रिटर्न मिले, वो उस इंसान से कहीं आगे निकल सकता है जो सिर्फ 5% बचा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि एक सही प्लान वही है जो सिर्फ हमारी जेब से नहीं बल्कि हमारे दिल और दिमाग से भी मेल खाता हो। मतलब
क्या कोई लंबे समय तक निवेश में बना रह सकता है? इनकम कितनी पक्की है? और सबसे जरूरी, अगर बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए तो क्या कोई शांत रह पाएगा? चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी फैसले पर, यानी एसेट एलोकेशन। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट होता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा फैसला है जो ज्यादातर नतीजों को तय कर देता है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ये तय करना कि कितना पैसा कहाँ लगेगा, स्टॉक्स में कितना, बॉन्ड्स में कितना वगैरह। ये किसी एक स्टॉक को चुनने से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये हमारे पोर्टफोलियो की बुनियाद है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ये एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। इसमें 80% पैसा स्टॉक्स में है। जाहिर है ये लंबी अवधि में ज्यादा ग्रोथ के लिए बनाया गया है और ये उन लोगों के लिए सही है जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और जिनके पास समय भी ज्यादा है। फिर आता है एक बैलेंस्ड या संतुलित पोर्टफोलियो, जिसमें 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स हैं। ये एक बहुत ही आम बीच का रास्ता है जो ठीक ठाक ग्रोथ और ठीक ठाक जोखिम देता है। ज्यादातर निवेशकों के लिए ये एक अच्छा विकल्प होता है। और आखिर में देखते हैं एक कंजर्वेटिव तरीका। यहाँ स्थिरता और रेगुलर इनकम पर ज्यादा जोर है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो कम जोखिम लेना चाहते हैं या जिन्हें जल्द ही पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, तो अब जब हमारा प्लान तैयार है तो उसे असल में लागू करने का वक्त आ गया है। और इसके लिए बर्नस्टीन का एक ही मंत्र है, इसे जितना हो सके सिंपल और कम खर्चीला रखो। याद रखिए, कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता अक्सर हमारी दुश्मन होती है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, उसे इन 7 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। ये हमें लक्ष्य तय करने से लेकर आखिर तक अनुशासित रहने का एक सीधा रास्ता दिखाता है। चलिए, रीबैलेंसिंग यानी पुनर्संतुलन को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा टारगेट पोर्टफोलियो 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स का है। ये हमारी शुरुआत है। अब होता क्या है? बाजार तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आ गई, तो इससे हमारे पोर्टफोलियो का जो बैलेंस था वो बिगड़ जाता है। अब देखिए, पोर्टफोलियो अपने आप 70% स्टॉक्स और 30% बॉन्ड्स का हो गया है। ये हमारे ओरिजिनल टारगेट से कहीं ज्यादा रिस्की है। मतलब बिना कुछ किए ही निवेशक ने पहले से ज्यादा रिस्क ले लिया है। और बस यहीं पर रीबैलेंसिंग का जादू काम आता है। ये एक बहुत ही सिंपल अनुशासित एक्शन है जो हमें एक तरह से महंगा बेचने और सस्ता खरीदने के लिए मजबूर करता है। हम बढ़े हुए स्टॉक्स को बेचते हैं और उन पैसों से गिरे हुए बॉन्ड्स को खरीदते हैं। इससे हम वापस अपने 60-40 के टारगेट पर आ जाते हैं और हमारा रिस्क भी कंट्रोल में रहता है। और अब आता है इस पूरी योजना का सबसे आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, वो है मनोवैज्ञानिक अनुशासन। मतलब बाजार चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो, अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहने का दम। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो अच्छों की प्लानिंग को चौपट कर देती हैं। जैसे जो फंड अभी बहुत चल रहा है उसके पीछे भागना, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना या बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलना। ये सब अनुशासन की कमी की निशानियां हैं। तो आखिर में बर्नस्टीन का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, थ्योरी को समझना। दूसरा, बाजार के इतिहास से सीखना। तीसरा, अपने इमोशंस और साइकोलॉजी को कंट्रोल करना। और चौथा, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की ऊंची फीस और दूसरे फंडों से बचना। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर एक मजबूत और कामयाब स्ट्रैटेजी बनती है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश पर बना है या फिर हर हाल में धैर्य के साथ टिके रहने के लिए बनाया गया है। इसका जवाब ही तय करेगा कि लंबी दौड़ में सफलता मिलेगी या नहीं।